Hello friends, welcome back to my channel Hafsha's Bright Classes। फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हफ्शाज़ ब्राइट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए थे और थोड़ा सा टॉपिक हमारा ये रह गया था प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस क्या मस्ट है। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि देखो हम स्टूडेंट लाइफ से इन टॉपिक्स को पढ़ते आ रहे हैं और हमें हर एक टॉपिक के बारे में सही नॉलेज है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा रिवीजन प्रॉपरली हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो है और क्या उसका रीज़न्स है। रीज़न्स के साथ में मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिसके साथ हम एक समरी देते हैं बुक के अंदर जो दी हुई है। तो ये यूथ बुक है, यूथ वाली, और ये आप करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। देखिए, हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे से हम प्रोसीड कर रहे हैं। 480, 481, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे मैंने लास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, देख लो आप वीडियोस को, जो भी आप मैं सेंड कर रही हूँ, जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ देख लीजिए वीडियोस को और उनसे बेनिफिट लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें, है ना। जी, तो स्टार्ट करें। हाँ भाई, ए एम वे 3:2 के अनुपात में व्यवसाय को लाभ विभाजित कर रहे थे। वे से को साझेदारों में प्रवेश देते हैं, जो ए से उसके लाभ के अंश का 1/3 तथा बी से उसके लाभ के अंश का 1/2 भाग प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, ए और बी। ए बी का जो मतलब प्रॉफिट शेयर रेशो है वो 3:2 दिया हुआ है। न्यू जो पार्टनर है वो एंट्री करता है पार्टनरशिप में। फिर लाभ में सी का हिस्सा, ए के लाभ का 1/3 और बी के लाभ का 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, सी का लाभ 3/5 का मतलब ए का जो रेशो है उसका 1/3 और बी का जो रेशो है 2/5 उसका हाफ। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर अपने 315 और 210 आ जाएगा, 1230। ए का नया लाभ हो जाएगा। 3/5 में से हम लेस कर देंगे 315 और बी का नया हिस्सा 210 हम लेस कर देंगे 2/5 से, 210 आ जाएगा। ए बी सी का न्यू रेशो 2:1:2। फॉर्म के समापन पर रोकड़ शेष दर्शाया जाता है। रोकड़ खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, लाभ एवं हानि खाते में, वसूली खाते में। फॉर्म के समापन पर रोकड़ शेष को रोकड़ खाते में दर्शाया जाता है, न कि वसूली खाते में। जबकि समापन के समय अन्य सभी संपत्तियों की वसूली को वसूली खाते में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है तथा दायित्वों के भुगतान को डेबिट साइड दिखाया जाता है। ठीक है, जो संपत्तियों की वसूली होती है उसे क्रेडिट साइड दिखाया जाता है और दायित्वों के भुगतान को डेबिट साइड दिखाया जाता है। जो संपत्तियां हैं वो रिसीव्ड होती है और दायित्व जो होते हैं, लायबिलिटीज़ जो होती हैं, वो पेमेंट होते हैं। किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे आंतरिक कर देते हैं। चालू खाते में, ऋण खाते में,
संचय खाते में उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऋण खाता होगा। किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे अंतरित कर देते हैं ऋण खाते में। यदि किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उस देय राशि को ऋण खाते में अंतरित कर दिया जाता है। फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व सीमित होता है। फर्म में अपनी पूंजी तथा फर्म को दिए गए ऋण की राशि तक, हानियों की पूर्ति के आश्वासन की राशि तक, अपनी पूंजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक। फर्म में साझेदार का दायित्व असीमित होता है तो फर्म के ऋणों के संबंध में किसी साझेदार का दायित्व फर्म में साझेदार की पूंजी तथा उसके व्यक्तिगत संपत्ति की राशि तक होती है। ठीक, डी ऑप्शन सही था। फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है, जिस खाते में डेबिट किया जाता है वह है साझेदारी का पूंजी खाता, लेखा नहीं किया गया दायित्व खाता, वसूली खाता, इनमें से कोई नहीं। फर्म के विघटन पर, ठीक है, डिसॉल्यूशन पर दायित्व चुकाए जाने पर उसका लेखा किया गया है नहीं किया गया है, जिस खाते में वह डेबिट किया जाता है वह रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ठीक है, वसूली खाता। फर्म के विघटन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है को वसूली खाता में डेबिट किया जाता है। इसके विपरीत ऐसी देनदारी की वसूली होने पर जिसका लेखा नहीं किया गया है वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड कॉल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो फिर हम इसे रियलाइजेशन कहेंगे। ये जो हमारी कंडीशन होगी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ए बी लाभ में 7:3 के रेशो में साझेदार हैं। सी लाभ के 3/7 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया है। तो क्या होता है, हमें ए और बी का रेशो दिया रहता है। सी का रेशो जो न्यू पार्टनर एंटर होता है उसका हमें बता देते हैं कि वो कितने पार्ट के लिए आया है। तो हमारा टोटल जो होता है वो 1 होता है पूरा हिस्सा। हम क्या करते हैं, 1 से जो सी आता है उसका लेस कर देते हैं। 1 - 3/7 इक्वल हो जाएगा 4/7 रिमेनिंग शेयर, शेष भाग। फिर ए का पार्ट है 7/10, ठीक, और 4/7 जो है वो रिमेनिंग है, ए का भाग आ जाएगा। बी का भाग है 4/7 × 3/10 12/70। न्यू रेशियो हो जाएगा 28 12 और 4। तो यहाँ पर 4 अच्छा 3/7 है ना सी का पार्ट, 28 12 और 3, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा 3, ठीक है। तो 14 6 15 ये हमारा आंसर है। गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को उस साझेदार में बांटा जाना चाहिए उनके लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में, दोनों अनुपात के औसत में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूंजी अनुपात में गार्नर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार जो गार्नर बनाम मर्रे विवाद था उसके अंदर न्यायालय की तरफ से जो डिसीजन दिया गया वो दिया गया कि किसी साझेदार के दिवालिया होने पर दिवालिया साझेदार की वसूली की हानि को सदस्यम्य साझेदार लाभ हानि अनुपात में नकद में लाएंगे, जबकि पूंजी की कमी को सदस्यम्य साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। उपर्युक्त प्रश्न में स्पष्ट हानि का वर्णन नहीं किया गया है, इस कारण हानि को पूंजीगत हानि मानी गई है। ठीक है,
गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदारी में निम्न अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने से संबंध रखता था। नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के दिवालिया होने पर। देखिए वो जो गार्नर मर्रे जो विवाद था उसके अंदर साझेदार के दिवालिया हो जाने पर केस जो था उसके ऊपर था, वो संबंध रखता था। और उसके अंदर विल्किंस एक साझेदार था जो दिवालिया था। साझेदार के दिवालिया हो जाने पर साझेदारी के बीच प्रस्ताव हिसाब किताब तय करने के लिए गार्नर मर्रे का विवाद लागू होता है। इस विवाद में यह निर्णय लिया गया कि वसूली खाते के लाभ हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा तथा दिवालिया हुए साझेदार की पूंजी घाटे को शोधक में साझेदार अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। राइट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए उत्तर की कोड के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। निवेश पर प्रत्यय की गणना अंतिम लेखे बनाने की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में की जाती है। व्यापार लेखा बनाकर लाभ निश्चित करने के लिए स्टॉक का मूल्यांकन करना आवश्यक है। एक कंपनी के अंकेक्षक के लिए कार्यकरण अंकेक्षण एक वैधानिक आवश्यकता है। गार्नर बनाम मर्रे मामले का संबंध साझेदारी फर्म के किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर हिसाब किताब तय करने से है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर के कोड दिए हुए हैं। तो हमारा जो सेकंड और फोर्थ पार्ट है वो ठीक है। व्यापार खाता बनाते समय अंतिम रहतिये को व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं। अतः लाभ निश्चित करने के लिए स्टॉक या रहतिये का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर हिसाब किताब तय करने के लिए गार्नर बनाम मर्रे का विवाद लागू होता है। एक फर्म के समापन की स्थिति में निम्नलिखित लेनदारों का भुगतान किस क्रम में होना चाहिए? फर्म की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त लेनदार, निस्तारक का पारिश्रमिक, कर्मचारियों को देय भविष्य की राशि, बैंक अधिविकर्ष, निस्तारक का पारिश्रमिक। फर्म के समापन की स्थिति में विभिन्न लेनदारों के भुगतान का क्रम निम्न है। फर्म की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त लेनदार, कर्मचारियों को देय भविष्य की निधि, बैंक अधिविकर्ष, निस्तारक का पारिश्रमिक। तो ACDB फर्म की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त लेनदार, फिर कर्मचारियों को देय भविष्य निधि की राशि, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर यहाँ पर निस्तारक का पारिश्रमिक रिमनरेशन ऑफ लिक्विडेटर। ABC साझेदार हैं 3:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने साझेदारी की विघटन तथा वसूली से जब जितनी राशि प्राप्त हो तो उसे तभी बांटने का निर्णय किया। साझेदारों की पूंजी अग्र प्रकार थी। A की 10,000, B की 9,000, C की 5,000, B का लोन जो था वो 3,000 का और सन्ड्री क्रेडिटर्स विविध लेनदार 6,000 के थे। राशि तथा व्यय निम्न प्रकार थे जैसे संपत्ति से वसूली जुलाई में 5,300 रुपये और 500 रुपये, अगस्त में 3,600 से 200 रुपीज़, सितंबर में 4,500 रुपीज़, 300 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे इतने वसूल हुए, इससे इतने वसूल हुए। सितंबर में बी को 1933 भुगतान होगा। वो कैसे? 5,300 5,300 से 500 माइनस किया 4,800 क्रेडिटर पेड, 3,600 से 200 माइनस किया 1,200 क्रेडिटर्स पेड, फिर 2,200 बी का लोन था, फिर 4,500 से 300 माइनस किया तो यहाँ पर 20 लोन 3,400 बाई 2 into 6, बी
को भुगतान 1133 प्लस 820 लोन 1933। ठीक है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर लाभ से सृजित संचय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। बचे साझेदारों के पूंजी खाते में उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में। बचे साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पूंजी के शेष अनुपात में। सी सभी किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात से जमा करना चाहिए ताकि लाभ की राशि सही मिल सके। तो यहाँ पर सभी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है। क्या रिटायरमेंट हो रही है तो उनके जो संचय है उनको रिजर्व्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनमें, और उनके ऑल्ड प्रॉफिट रेशियो में। ठीक है। मार्च 1995 को एक फर्म की पुस्तकों में विविध खातों के निम्नांकित शेष थे। पूंजी खाता 2 लाख रुपये, सामान्य संचय 50,000 रुपये, विविध लेनदार 50,000 रुपये, हस्तस्थ रोकड़ 10,000 10,000 रुपये। फर्म का समापन हो गया। विभिन्न संपत्तियां बेचकर 1,25,000 रुपये वसूल हुआ। वसूली से हानि है। वसूली पर हानि ज्ञात करने हो तो पहले संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है। तो आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, यहाँ पर पूंजी कितनी है 2 लाख रुपये, सामान्य संचय 50,000, लेनदार 50,000, तो टोटल हो जाएगा 3 लाख। फिर यहाँ पर हस्तस्थ रोकड़ कितनी है 10,000, संपत्तियाँ रहेगी 2,90,000। तो 2,90,000 की संपत्ति से 1,25,000 रुपये वसूल हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1,65,000। ABC साझेदार है, वे डी को साझेदार के रूप में शामिल करते हैं, उसे गारंटी देते हैं कि उसके लाभ का हिस्सा 20,000 रुपये प्रति वर्ष से कम ना होगा। लाभ का विभाजन क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में किया जाएगा। यदि एक वर्ष का कुल लाभ 96,000 है तो एक के लाभ का अंश होगा 30,400। वर्ष के लाभ की राशि में एक के लाभ का अंश 30,400 होगा। शेष लाभ 76,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4/10, 30,400 कैसे होगा 76,000 है। ठीक है। 96 से 20 लेस कर दिए तो यहाँ पर 76, 4/10, शेष लाभ जो बचेगा तो यहाँ पर 4/1 के लाभ का हिस्सा जो है वो 4/10 हो जाएगा 30,400। नए साझेदार को लाभ की गारंटी। साझेदारी फर्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण होने पर उसे फर्म में लाभ में से एक निश्चित लाभ के अतिरिक्त इस बात की भी गारंटी दी जाती है कि यदि न्यूनतम राशि से उसके लाभ के हिस्से की राशि कम हुई तो उसे निश्चित न्यूनतम राशि दी जाएगी। ऐसी स्थिति में फर्म में वास्तविक लाभ पर्याप्त न होने पर भी नए साझेदार को गारंटी की सीमा तक राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह सभी साझेदारों तथा उनमें से जो साझेदार गारंटी देता है उसके लाभ के भाग से पूरा किया जाता है। यदि गारंटी सभी साझेदार, सभी पार्टनर द्वारा प्रदान की गई हो, ऐसी स्थिति में गारंटी की सीमा तक लाभ की राशि बचे साझेदार के चालू पूंजी चालू खाते में जमा की जाएगी तथा शेष लाभ का विभाजन पुराने साझेदार में उसके विभाजन अनुपात में होगा।
यदि गारंटी किसी एक साझेदार द्वारा प्रदान की गई हो तो ऐसी स्थिति में फर्म के लाभ की राशि सभी साझेदारों में उसके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दी जाएगी। कमी की राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से कम करके नए साझेदार के खाते में जमा की जाएगी। अन्य साझेदारों के लाभ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गार्नर-मर्रे विवाद में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? सभी सक्षम साझेदारों को वसूली की हानि के अपने अंश को नकद रूप में लाना चाहिए। किसी एक साझेदार के दिवालिया होने के कारण होने वाली हानि को सक्षम साझेदारों द्वारा वसूली की हानि को नकद रूप में लाए जाने के पश्चात पूंजी के खाते के शेष के अनुपातों में वहन करना चाहिए। समापन के ठीक पूर्व पूंजी खाते के डेबिट शेष वाले सक्षम साझेदार को किसी साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि को सहन करने की आवश्यकता नहीं। समापन के ठीक पूर्व पूंजी खाते में डेबिट शेष वाले सक्षम साझेदार को अपनी पूंजी को लाभ बंटन अनुपात तक उठाने के लिए समुचित नकद राशि लानी चाहिए। डी पार्ट है। गार्नर-मर्रे के अनुसार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को सदक्षम साझेदारों द्वारा वर्ष की प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। In the context of dissolution of a firm, which of the following statement is true? यहाँ पर dissolution of a firm automatically result in dissolution of a partnership. फर्म के समापन के परिणाम स्वरूप साझेदारी का भी स्वयं समापन हो जाता है। फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए केवल फर्म की संपत्ति का ही प्रयोग किया जा सकता है। साझेदार के ऋण को फर्म के अन्य दायित्वों के साथ वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। साझेदार की पत्नी द्वारा दिया गया ऋण साझेदार के ऋण में हस्तांतरित कर दिया जाता है। ए पार्ट सही है। फर्म के समापन पर साझेदारी का स्वतः ही समापन हो जाता है, लेकिन साझेदार की समाप्ति पर फर्म का समापन नहीं होता। ये क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट सही है। किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में पूंजी लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। किसी विपरीत समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में पूंजी लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। समापन के ठीक पूर्व उनकी पूंजी के अनुपात में, मूल रूप में लगाई गई पूंजी के अनुपात में, उनके लाभ बंटवारे के अनुपात में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो जो उनका लाभ बंटवारा होता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी ऑप्शन सही है। किसी विपरीत समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में पूंजी लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ बंटवारे के अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। एक पार्टनर के रिटायर हो जाने पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यन पर लाभों को निम्नलिखित एक पूंजी के लेखा में जमा करना चाहिए। शेष पार्टनर उनके पुराने लाभ के हिस्से के अनुपात में, शेष पार्टनर उनके नए लाभ के हिस्से के अनुपात में, सभी पार्टनरों उनके लाभ के हिस्से के अनुपात में। एक साझेदार के सेवानिवृत्त हो जाने पर संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकन पर लाभों को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के हिस्से के अनुपात में पूंजी खाते के जमा पक्ष में लेखा किया जाता है। कैपिटल में क्रेडिट साइड में जमा लेखा किया जाता है। दूसरे शब्दों में साझेदार के अवकाश ग्रहण की स्थिति में फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसका लेखा पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाता है। इस खाते के शेष को समस्त साझेदारों अवकाश ग्रहण करने वाले सहित के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है।
ABC साझेदारों के पूंजी खातों में क्रमशः 5,000, 10,000, 20,000 का जमा शेष था, जबकि फर्म का समापन हुआ और संपत्तियों का टुकड़ों में विक्रय हुआ। यदि प्रथम किस्त से 10,000 रुपये प्राप्त हुए और गार्नर मर्रे का नियम लागू होता है तो साझेदारों में वितरण होगा। इनमें जितनी फर्म में पूंजी लगी होगी ना, पूंजी के अनुपात में इसका लाभानी वितरण होगा। पूंजी के ही अनुपात में लाभ हानि का वितरण किया जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 के रेशो में 10,000 रुपये को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ABC फर्म में साझेदार हैं जो क्रमशः 1/5, 1/3, 7/15 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। सी ने अवकाश ग्रहण किया, उसके हिस्से को ए और बी ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रय कर लिया। ए और बी का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। ए और बी का नया लाभ विभाजन अनुपात होगा 13, 12, 12, 15, 12, 13, 14, 15। ए का नया अनुपात 1/5 इन प्लस हो जाएगा 7/15 टू 3/15, 7/15 इंटू 3/15। ठीक है, तो ए का नया रेशो हो जाएगा 36/75। बी का नया अनुपात 1/3, 7/15, 2/15, 39/75, 12 और 13 हो जाएगा न्यू इनका जो रेशो होगा वो। जब एक साझेदार की पूंजी परिवर्तनशील हो तो फर्म विघटन पर दिवालिया साझेदार की पूंजीहीनता शोधक शब्द में साझेदार गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार करेंगे। अपने लाभ विभाजन अनुपात में अपने उस पूंजी के अनुपात में जो विघटन प्रारंभ होने के पूर्व थी, अपनी उस पूंजी के अनुपात में जो फर्म के संचित लाभ हानि का पूंजी में समायोजन करने के बाद किंतु वसूली के लाभ हानि का समायोजन करने से पूर्व बनती हो। यही ऑप्शन सही लग रहा है सबसे ज़्यादा, और यही है अपनी उस पूंजी के अनुपात में जो फर्म के संचित लाभ हानि वसूली लाभ हानि का समायोजन करने के बाद बनती हो। तो सी गार्नर मर्रे के नियम के अनुसार साझेदारी अपनी पूंजी के अनुपात में ही दिवालिया साझेदार की पूंजी की हीनता को भरेंगे। संविदा के अभाव में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित दर से दिया जाता है। संविदा के अभाव में साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी को उनके पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता। एक नए साझेदार के प्रवेश की दशा में उसके द्वारा फर्म में लाई गई ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों द्वारा बांट लिया जाता है, उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, उनकी पूंजी के अनुपात में, उनके परित्याग के अनुपात में, उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में। नए साझेदार के प्रवेश की दशा में उसके द्वारा फर्म लाई गई ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा त्याग अनुपात में बांटा जाएगा। ए और बी दो साझेदार हैं जो 4:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी को वे साझेदारी में शामिल करते हैं, उसे संस्था के लाभ का 1/5 देना स्वीकार करते हैं, जिसे 320 ए और 120 बी वहन करता है। ए बी सी का नया लाभ विभाजन अनुपात, क्योंकि सी का भाग जो है 1/5 है, जो कि ए देगा 320, बी देगा 120। तो ए बी सी का नया रेशो क्या होगा? ए का नया भाग 47 माइनस 320, तो ये आ जाएगा 59/140। बी का नया रेशो 37 माइनस 120, 53 140। सी का नया रेशो 1/5, तो यहाँ पर न्यू रेशो आ जाएगा। एक फर्म के साझेदार के विघटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्म के दायित्व के भुगतान के लिए केवल फर्म की संपत्तियों का उपयोग किया जाता है।
वसूली की हानि को साझेदारी के पूंजी खाते में उनकी पूंजी के अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। किसी अलिखित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम को वसूली खाते में क्रेडिट किया जाता है। फर्म को दिए गए साझेदार के ऋण को फर्म के दायित्वों के साथ वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। साझेदारी फर्म के विघटन में किसी अलिखित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम को वसूली खाते में क्रेडिट किया जाता है। ए बी साझेदार हैं जो लाभों को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने सी को साझेदारी में शामिल किया जो अपने हिस्से की ख्याति 15,000 रुपये को अपनी लाई जाने वाली पूंजी में डेबिट कराने को राजी हो गया। ए और बी सी का भविष्य में लाभ विभाजन अनुपात 2:3 रहेगा। ख्याति के संबंध में ए के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो 2:3, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2/3 - 2/8, 10/24। ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/3 - 3/8 - 1/24। ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। सो ए विल बी गेट होल ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल एंड 124 शेयर इन फर्म्स गुडविल 15,000 into 8/3 1/24 1667. So total amount given to A 15,000 plus 1667 16,667. X, Y और Z are partners in the ratio of 1:2, 1:2, 1:10. If X retires, what will be the new profit ratio of the remaining partners? X, Y व Z के अनुपात में साझेदार हैं। ठीक है, X का अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदार एक Y और Z का लाभालाभ अनुपात 4:1 होगा, अर्थात X, Y और Z। ठीक है, 2/5, 1/10। फिर 4/10, 1/10, 4:1 होगा। गार्डनर बनाम मर्रे निर्णयानुसार किसी दिवालिया साझेदार के पूंजी घाटे को एक अन्य साझेदार में विभाजित किया जाता है। लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में, वितरण से पूर्व की पूंजी के अनुपात में, प्राप्ति अनुपात में। तो यहाँ पर क्या है, पूंजी अनुपात में। गार्डनर बनाम मर्रे के निर्णयानुसार दिवालिया साझेदार के पूंजी को कमी को शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में विभाजित करेंगे। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली राशि को साझेदारों में बांटा जाएगा, समान रूप में, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, या किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर लाभ विभाजन अनुपात में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर, ठीक है, बीमा कंपनी से प्राप्त होने वाली राशि को सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट करते हैं। केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, केवल बचे हुए साझेदार के खातों में, सभी साझेदारों के खातों में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो सभी साझेदारों के खातों में किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पहले ख्याति की रकम को समस्त साझेदारों के पूंजी खातों के क्रेडिट किया जाता है। फिर इस नए लाभ हानि अनुपात से बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट कर अपलिखित करेंगे। तो सी बचे केवल और सभी साझेदारों के खातों में किया जाएगा अपलिखित। गार्डनर बनाम मर्रे सिद्धांत के अनुसार दिवालिया साझेदार की कमी की रकम को अन्य साझेदारों द्वारा निम्नलिखित अनुपात में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक द्वारा बराबर बराबर उनकी पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि विभाजन अनुपात में। गार्डनर मर्रे कहते हैं कि पूंजी के अनुपात में जो पूरा किया जाएगा साझेदार द्वारा उनकी पूंजी के अनुपात में जो भी कमी होती है ना दिवालिया साझेदार की कमी को, उस रकम को पूंजी के अनुपात में पूरा किया जाता है। साझेदारी का विघटन अनिवार्य होता है कि जो साझेदारी है उसका डिसॉल्यूशन क्यों अनिवार्य होता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, यदि किसी साझेदारी में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है,
अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है किसी साझेदार द्वारा दुर्व्यवहार करने पर, किसी साझेदार के पागल होने पर, व्यापार में हानि से चलने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। यदि साझेदार में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी का विघटन अनिवार्य से होता है, किंतु फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं। मतलब यहाँ पर साझेदारी के विघटन की बात हो रही है, फर्म के विघटन की नहीं। फर्म का एक साझेदार दिवालिया हो जाता है, उससे हुई हानि को अन्य साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा। एक फर्म के विक्रय के समय अंशों और ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त क्रय प्रतिफल साझेदारों में बांटी जाती है। साझेदारों को देय अंतिम भुगतान के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, लाभ बांटने के अनुपात में बराबर बराबर। एक फर्म के विक्रय के समय अंशों एवं ऋण पत्रों के रूप में प्राप्त क्रय प्रतिफल साझेदारों को देय अंतिम भुगतान के अनुपात में बांटी जाती है। जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट किया जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, त्याग के अनुपात में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जब पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट किया जाता है। ए और बे के फर्म की ख्याति का मूल्य 30,000 रुपये है। पुस्तकों में इसे 12,000 प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, बुक्स में इसे 12,000 दिखाया गया। तो C1/4 भाग हेतु प्रवेश किया, उसे ख्याति के लिए जो राशि लानी चाहिए वो क्या होगी? 30,000 माइनस 12,000, क्योंकि इसे दिखाया गया है। इसका 1/4 18,000 और आएगा। ठीक है, उसका 1/4 4,500 से को लाना होगा। सी जो है वो लेकर आएगा। ए तथा बी समान साझेदार हैं। साझेदारी के विघटन के समय उनकी पूंजी क्रमशः 30,000 40,000 थी। समस्त संपत्तियों को बेचने तथा दायित्व का भुगतान करने के पश्चात 60,000 रोकड़ शेष है। वसूली से लाभ या हानि होगी। साझेदारी विघटन के समय उनकी पूंजी 40,000 रुपये और 30,000 रुपये थी। प्रत्येक कुल दायित्व 30,000 और 40,000 70,000 रुपये के थे, है ना। तो रोकड़ शेष 60,000 रुपये, रोकड़ जो थी 60,000 की थी। तो 70 से 60 माइनस करेंगे, 10,000 क्या है? वसूली से हानि होगी। ठीक है। कमी खाता या अपूर्णता खाता तब बनाया जाता है जब दिवालिया होने पर साझेदारी फर्म का विघटन हो, या साझेदारी का प्रवेश हो, या साझेदारी का अवकाश ग्रहण करें, या फर्मों का एकीकरण हो। जब साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो अपूर्ण खाता तैयार किया जाता है। XYZ 532 में लाभ हानि अनुपात बांटते हैं। Z का अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से को X और Y 1:2 के अनुपात में ले लेते हैं। X तथा Y का लाभालाभ अनुपात बंटन अनुपात क्या होगा? XYZ 532, Z का हिस्सा 2/10, X का हिस्सा 2/10 का 1/3। ठीक है, वन थर्ड, राइट। हाँ जी, वो हो जाएगा 2/10। X का हिस्सा 2/10, फिर X का 2/10 का इंटू 1/3। Z अवकाश ग्रहण तो हिस्से को 1/2 के अनुपात में ले लेते हैं। ठीक है, Z का क्या है भाई? Z 2/10 है और इसका 1 और 2 के रेशो में 1/3 ले लेगा Z का हिस्सा 1/3। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 115। फिर X का कुल भाग 5/10 प्लस 115,
टोटल मिलाकर 1730। फिर y में 2 10 और 2/3, तो ये हो जाएगा 2/15। y का टोटल जो पार्ट हो जाएगा वो 310 ऑलरेडी है और 215 उसको मिला है, तो ये 1330 हो जाएगा। 1730 1330 1713 इसका रेशो हो जाएगा। ठीक है भाई। तो साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का डेबिट शेष हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते में, संचित खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, साझेदारी के पूंजी के खाते में। साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभ हानि खाते का डेबिट शेष साझेदारों के पूंजी खाते में उसके लाभ हानि के अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। डी साझेदारी के पूंजी खाते में। ठीक है, आंसर डी सही होगा। यदि एक साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति का खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदारों में ख्याति इस प्रकार बांटी जाती है: नए लाभ बांटने के अनुपात में, पुराने लाभ बांटने के अनुपात में, त्याग के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। यदि एक साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति का खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदारों में ख्याति इस प्रकार बांटी जाती है: त्याग के अनुपात में। फर्म में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो ख्याति का खाता खोला जाता है और ख्याति को क्या करते हैं, पुराने जो साझेदार होते हैं वो जितना सेक्रीफाइस करते हैं उसी रेशो में बांट लेते हैं। साझेदारी का विघटन होना चाहिए जब एक साझेदार दुर्व्यवहार करता है, एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, एक साझेदार विदेश चला जाता है, व्यापार हानि उठा रहा हो। तो यहाँ पर जब ये साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो विघटन स्वाभाविक होता है। गार्नर मैरे विवाद में कौन साझेदार दिवालिया था? मैरे, विल्किंस, गार्नर और गैरी। तो यहाँ पर विल्किंस दिवालिया था। 1903 में प्रस्तुत किया गया, विल्किंस दिवालिया हो गया। यदि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय निर्मित ख्याति को अपलिखित करना है तो उसे शेष साझेदारों में डेबिट किया जाएगा: नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, त्याग अनुपात में। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात निर्मित ख्याति को शेष साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात में उनके खाते को डेबिट किया जाएगा। एक साझेदार के दिवालिया होने के कारण हुई हानि को अन्य साझे द्वारा वहन किया जाता है: समान अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, इनमें से किसी में नहीं। लाभ विभाजन अनुपात में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 में वर्णित विवरण निम्न हुए हैं: वसूली पर हुए लाभ हानि को साझेदारों में लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाएगा। वसूली की हानि को साझेदार नकद लाएंगे। दिवालिया साझेदार की संपत्ति से प्राप्त राशि यदि कोई हो तो उसकी पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधक्षम्य साझेदारों में विघटन से उनकी समायोजित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब दायित्व के मूल्य में जो कमी आती है क्रेडिट किया जाता है। दायित्व खाता में, लाभ हानि समायोजन खाता में, वसूली खाता में उपरोक्त में से किसी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर समायोजित किया जाता है। साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर दायित्व के मूल्य की कमी को वसूली खाता है। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, स्मारक खाता। वसूली खाता नाममात्र का खाता है। ये उस समय खोला जाता है जब किसी फर्म का विघटन होता है, जब इसी दे बराबर साझेदार हैं। एक हवाई जहाज दुर्घटना में ए बे तथा दे की मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना का परिणाम निम्न होगा: साझेदारी का विघटन, फर्म का विघटन, साझेदारी तथा फर्म दोनों का विघटन, ना तो साझेदारी और ना ही फर्म, क्योंकि 3 पार्टनर्स ख़त्म हो गए हैं, एक ही पार्टनर बचा है, तो एक पार्टनर से साझेदारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। फिर सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का विघटन साझेदारी तथा फर्म दोनों का विघटन कहा जाता है। जब साझेदार ही ख़त्म हो गई है साझेदारी, तो फर्म भी ख़त्म हो गई है। यदि कोई साझेदार अलग हो जाता है और अन्य साझेदार साझेदारी को चलाते हैं तो साझेदारी का विघटन कहा जाता है, न कि फर्म का। अगर 2 साझेदारों की डेथ होती तो फर्म चलती। जो सारे ही साझेदारों की डेथ हो गई है तो इसका मतलब फर्म का भी विघटन हो गया है और साझेदारी का भी। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है: पुराने साझेदारों के लाभ के लिए, नए साझेदारों के लाभ के लिए, पुराने और नए साझेदारों के परस्पर लाभ के लिए, त्याग करने वाले साझेदारों के लाभ के लिए।
तो पुराने और नए साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए, ठीक है। नए साझेदार की प्रवेश की अवधि में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन पुराने और नए साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए आवश्यक हो जाता है। इससे पुराने साझेदारों द्वारा किए गए परिश्रम का वास्तविक प्रतिफल उन्हें प्राप्त हो जाता है। साझेदारी जब भंग की जाती है तो ख्याति खाते को बंद कर दिया जाता है, स्थानांतरित करके किसमें, साझेदारी के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, लाभ हानि खाते में, वसूली खाते में। पुनर्मूल्यांकन खाते में साझेदारी के भंग होने पर खाते की निम्न प्रविष्टि में वसूली खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ए बी साझेदार हैं, ठीक है, 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने सी को साझेदारी में शामिल किया, पूंजी के लिए 50,000 रुपये लाने को सहमत हुआ। ए बी सी का भविष्य में लाभ का अनुपात क्या है, 2:3 रहेगा। सी अपनी पूंजी में 15,000 रुपये ख्याति के लिए हस्तांतरित करने के लिए राजी हुआ। ख्याति के लिए ए का पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये, डिवाइड करेंगे 3 × 8, 3 हैं पार्टनर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ख्याति जो हो जाएगी, शेष ख्याति ए बी का 40,000, तो ये आ जाएगा ख्याति का टोटल वैल्यू। फिर 40,000 से 15,000 हम माइनस करेंगे तो 25,000 ए और बी का शेष बच जाएगा। ए बी 2:1 के अनुपात में बांटेंगे तो ए का हिस्सा हो जाएगा 25,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2/3, 16,1667। सी पार्ट सही है। एक फर्म के विघटन पर यदि ख्याति की राशि को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है तो इसकी गणना की जाती है, गणना नहीं की जाती है, गणना की जाती है, वसूली खाते में जमा कर दी जाती है, गणना की जाती है, साझेदारी के पूंजी खाते में सीधे जमा कर दी जाती है। तो गणना नहीं की जाती। साझेदारी के विघटन पर यदि साझेदारी के चिट्ठे में ख्याति न दर्शाई हो तो उसकी गणना नहीं की जाती है। यदि ख्याति आर्थिक चिट्ठे में हो तो उसकी राशि को वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। फर्म का विघटन हो जाता है किसी एक साझेदार की मृत्यु या उसके दिवालिया होने पर, किसी एक साझेदार के सेवानिवृत्त होने के द्वारा, एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में यही चीज़ पढ़ी थी कि अगर सारे साझेदारी से निकल जाते हैं और एक ही साझेदार बचता है तो वहाँ पर फर्म और पार्टनरशिप दोनों का एंड हो जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के सभी साझेदारों के बिना साझेदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। अर्थात फर्म के विघटन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब सभी साझेदारों के संबंध टूट जाते हैं, जिससे फर्म का व्यवसाय समाप्त हो जाता है। फर्म का विघटन अनिवार्य रूप से होता है और सभी साझेदार पृथक हो जाते हैं। सभी या एक साझेदार को छोड़कर शेष सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। सभी या एक को छोड़कर सभी की मृत्यु हो जाए। साझेदारी अधिनियम 1932 का विलयन कंपनी अधिनियम 1956 के साथ कर दिया गया है। नीचे जो दिया गया कूट है उसका आपको बताना है कि सही है या नहीं। कथन है किसी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या कंपनी अधिनियम 1956 में निर्दिष्ट की गई है। तो ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही हैं। फिर यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। किसी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 20 है 1956 के अनुसार। बैंकिंग व्यवसाय में 10। 2013 के अनुसार अधिकतम संख्या 50 है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। साझेदारी अधिनियम 1932 का विलयन कंपनी अधिनियम 2013 में नहीं हुआ है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, राइट। व्यावसायिक संगठन के सीमित साझेदारी स्वरूप से आशय है। साझेदारों की संख्या सीमित है, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित है, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित है। पूंजी की मात्रा जो उगाही जा सकती है सीमित है। बी साझेदारी सीमित साझेदारी यदि किसी साझेदारी फर्म में एक या कुछ साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त पूंजी तक सीमित होता है तो उसे सीमित साझेदारी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में सीमित साझेदारी का कोई उल्लेख नहीं है, जिस कारण भारत में यह साझेदारी का प्रारूप प्रचलित नहीं हो। सीमित साझेदारी के कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। 1 जनवरी 2000 को 20,000 रुपये की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 20 वर्षों के लिए ली, जिसके लिए 1,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम दिया जाता था। पॉलिसी के समर्पण मूल्य थे 2000 2001 में 550, 2002 में 970। 8 मार्च 2002 को बी की मृत्यु हो गई। पॉलिसी के निष्पादकों को पॉलिसी की दी गई रकम क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फॉर 2002, तो यहाँ पर 2 बैलेंस हो जाएगा 550, बैंक प्रीमियम 1000, बैंक प्रीमियम 1000, ए की कैपिटल 11,070, बी की कैपिटल इंश्योरेंस कंपनी 20,000 कर दिए, 20,000 से 1,000 और 550 माइनस किए, फिर ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ठीक है, 3:2 के रेशो में हम बांट देंगे। जो बचा हुआ अमाउंट है वो आ जाएगा। फर्म के विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। वसूली खाते में, लाभ हानि खाते में, रोकड़ या बैंक खाते में, लाभ हानि समायोजन खाता से। तो यहाँ पर क्या है, रोकड़ या बैंक खाते से। अंत में पूंजी के खाते बंद किए जाते हैं विघटन की स्थिति में, डिसोल्यूशन में। फर्म के विघटन पर वसूली खाते खोलकर कुछ संपत्तियों और दायित्वों को छोड़कर बाकी के संपत्तियों और दायित्वों को उसमें बंद कर देते हैं। अंत में पूंजी खाते को रोकड़ या बैंक खाते से बंद करते हैं। एक फर्म के विघटन पर साझेदारी की पत्नी से लिया गया ऋण को माना जाता है। एक फर्म के विघटन पर साझेदार की पत्नी से लिया गया ऋण बाहरी पक्ष का दायित्व मानते हैं, अतः इसे वसूली खाता में हस्तांतरित करके इस खाते को बंद कर दिया जाता है। तो बी बाहरी पक्ष का दायित्व मानते हैं। यदि कोई अवैस्क साझेदारी में है, वयस्क होने पर साझेदारी में बने रहने का निर्णय करता है, तो फर्म के दायित्वों के प्रति वह किस स्थिति से उत्तरदायी होगा? वयस्कता प्राप्त होने की तिथि से, फर्म में लाभों हेतु प्रवेश किए जाने की तिथि से, आगामी तिथि से जब वह साझेदार बनना स्वीकार करता है, और या किसी में नहीं। यदि कोई अवैस्क साझेदार साझेदारी फर्म में शामिल होता है तो वह केवल सभी साझेदारों के सहमति से लाभ में साझेदार होगा। साझेदार के अवैस्क हो जाने पर यदि वे साझेदार बने रहने का निर्णय करता है तो वे फर्म में लाभ हेतु प्रवेश किए जाने की तिथि से दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होगा। फर्म में लाभों हेतु प्रवेश किए जाने की तिथि से एक फर्म साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय, एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति के समय, फर्म के विघटन के समय, प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति के समय। वसूली खाता फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है। यह एक नाममात्र का खाता है। इसके लाभ या हानि को समान साझेदारों में उनके लाभ हानि के अनुपात में दिया जाता है। फर्म के विघटन के समय वसूली खाता तैयार किया जाता है। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन के अनुपात में, समान अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के समापन पर पूंजी लाभ को साझेदारों में पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। किसी एक साझेदार की मृत्यु की दशा में अगर कोई साझेदार की डेथ हो जाती है, संचित लाभ या हानि का वितरण साझेदारों के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में बांटा जाता है। साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ हानि का वितरण साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ वितरण अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट रेशो में बांटा जाता है। एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं। लाभ हानि का वितरण 1/2, 1/3, 1/6 अनुपात में करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है। एक्स और वाई का अर्जन अनुपात क्या होगा? गेनिंग रेशो क्या होगा? तो एक्स वाई जेड का 1:13:16, ठीक। एक्स वाई जेड का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अर्जन अनुपात की गणना करेंगे हम, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो क्या है भाई? 3/5,
और जो ओल्ड रेशो है वो 3:6। एटीन माइनस 15 30, 310। वाई का 210, 230, 330 और 230, 3:2 के रेशो में, 3:2 के अनुपात में एक फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म का विघटन हो जाता है किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण कर लेने पर, किसी एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, किसी एक साझेदार को छोड़कर अन्य साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर। तो किसी फर्म का विघटन किन परिस्थितियों में होगा? जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हों। तो ऐच्छिक साझेदारी का विघटन किसी भी साझेदार द्वारा लिखित सूचना दिए जाने पर हो जाता है। एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं, अर्थात फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाता है। एक फर्म के विघटन की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सभी प्रकार की परिसंपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं की जाती हैं। संचित लाभ और हानि वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सभी प्रकार की परिसंपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित कर दी जाती हैं। संभाव्य दायित्व वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो साझेदार की समाप्ति पर सभी प्रकार की परिसंपत्तियां वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं की जाती हैं। साझेदारी की समाप्ति पर एक विशेष खाता खोला जाता है जिसे संपत्ति विक्रय खाता या वसूली खाता कहते हैं। इस खाते में आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई निम्न मदों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है: रोकड़ में बैंक शेष, साझेदारी के ऋण, संचित लाभ, लाभ हानि का डेबिट शेष। एक साझेदारी फर्म के दिवालिया होने पर संचय कोष अथवा लाभ हानि खाता के शेष को सभी साझेदारों में बांटा जाएगा, बराबर बराबर लाभ विभाजन अनुपात में, उनकी पूंजी के अनुपात में, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक साझेदार के दिवालिया होने पर संचय कोष तथा लाभ हानि खाता के शेष को सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों को रोकड़ बांटी जाती है। पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, त्याग के अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। लाभ विभाजन अनुपात में रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारों की पूंजी का भुगतान लाभ हानि के अनुपात में जिस साझेदार की पूंजी का अधिक्य सर्वाधिक है उसे सर्वप्रथम भुगतान किया जाएगा। अन्य साझेदारों के अधिक्य का भुगतान तथा सभी साझेदारों की पूंजी उसके लाभ के अनुपात में समायोजित होने के बाद उपलब्ध रोकड़ का वितरण लाभ हानि के अनुपात में किया जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। केवल मृतक साझेदार के खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ हानि के अनुपात में, शेष साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ हानि के अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर सभी साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ हानि के अनुपात में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि सभी साझेदारों की पूंजी खातों में उनके लाभ हानि के अनुपात में क्रेडिट की जाती है। यदि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित करना हो तो शेष साझेदारों के पूंजी खातों को डेबिट किया जाएगा। नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय बनाई गई ख्याति को अपलिखित किया जाएगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो सूची दी हुई है, इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। समर्पण मूल्य बीमा पॉलिसी, ठीक है। अंशधारी का पागल हो जाना, अंशों का हस्तांतरण, अंश अधिपत्र, प्राक्रम्य पत्र, पूर्वदत्त अंश स्टॉक। गवर्नर बनाम मर्रे नियम लागू होता है जब सभी साझेदार दिवालिया हों, सभी साझेदार सक्षम हों, कुछ साझेदार दिवालिया हों,
कुछ साझेदार दिवालिया हों। गार्नर बनाम मर्रे नियम तब लागू होता है जब कुछ साझेदार दिवालिया हो जाएं। इस केस में ये निर्णय दिया गया कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधक्षम्य साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे तथा वसूली की हानि को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। ABC एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। B फर्म में निवृत्त होता है। A और C अपने पूर्व का ही अनुपात रखना चाहते हैं। A और C का नया अनुपात क्या होगा? 5:2 है और फर्म में निवृत्त होता है। AC का अनुपात 5:2 रह जाएगा। ठीक है। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एक साझेदार का दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को गार्नर मर्रे के निर्णय के अनुसार शोधक्षम्य साझेदार वहन करते हैं। बराबर अनुपात में उनके पूंजी के अनुपात में, लाभ बांटने के अनुपात में, गार्नर बनाम मर्रे में सुझाए अनुपात में। बी है कैपिटल रेशियो, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार शोधक्षम्य साझेदार वर्ष के प्रारंभ की पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, उनके पूंजी के अनुपात में। जब एक फर्म विघटित होती है, वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि साझेदारी में वितरित होते हैं, बराबर बराबर उनके पूंजी के अनुपात में, लाभ बांटने के अनुपात में, गार्नर बनाम मर्रे में सुझाए अनुपात में। वसूली खाता एक प्रकार का नाममात्र का खाता होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इस फर्म के विघटन होने पर खोला जाता है। ये फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। इस खाते के लाभ या हानि को साझेदारी में इसके लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। A 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं, साझेदारी में है। C को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। C के पक्ष में A अपने हिस्से का 1/7 त्यागता है और B अपने हिस्से का 1/3 त्यागता है। लाभ का नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर A का नया अनुपात 7:10, B का 3:10। तो A का है 710/1/7, 770, 110। B का है 110, B का भी 110 निकल जाएगा। ठीक है। A का नया भाग क्या हो जाएगा? 710 - 110, 610। B का नया भाग 310 - 110, 210। तो C का भाग हो जाएगा 110 + 110, तो 210। 622 इसका आंसर आ जाएगा 311। साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए जब व्यवसाय में हानि पर चल रही हो, एक साझेदार पागल हो गया हो, एक साझेदार गलत व्यवहार करता हो, एक साझेदार की मृत्यु हो जाए। साझेदारी साझेदार के आपसी संबंध में ठहराव पर निर्भर करती है। जब उसमें आपसी संबंध टूट जाता है तो उसमें वह अनुबंध भी टूट जाता है। इसके साथ ही साझेदारी का समापन हो जाता है। साझेदारी का समापन निम्न दशाओं में होता है: किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु पर, किसी अवधि या विशिष्ट कार्य के समाप्त होने पर। गार्नर बनाम मर्रे मामला साझेदारी में किस अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने में संबंध रखता है? नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के दिवालिया हो जाने पर। साझेदार के दिवालिया हो जाने पर। गार्नर बनाम मर्रे का मामला साझेदारी के दिवालिया हो जाने के अवसर पर परस्पर हिसाब किताब तय करने में संबंध रखता है। 1903 में न्यायाधीश जोयस ने गार्नर बनाम मर्रे के विवाद में जो फैसला सुनाया वही सब नियम बना गया। विवाद का निर्णय निम्नवत था: दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी शोधक्षम्य साझेदारी के पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी अनुपात उस पूंजी के अनुपात में निकालना होगा जो विघटन के पूर्व बनी चिट्ठे में थी। वसूली की हानि लाभ हानि अनुपात में बटेगी। डी ऑप्शन सही है। किसी फर्म का विघटन होता है किसी भागीदारी की मृत्यु होने तथा उसके दिवालिया होने पर, किसी भागीदार के अवकाश ग्रहण करने पर, कार्य अवधि के पूरा होने पर, भागीदार को छोड़ सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर। तो डी ऑप्शन सही है। भागीदार को छोड़, एक को छोड़ सभी भागीदारों के दिवालिया होने पर तो फर्म का विघटन हो जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी का विघटन निम्नलिखित परिस्थितियों में भी हो सकता है: सभी साझेदारों की सहमति या ठहराव द्वारा कभी भी विघटन किया जा सकता है। एक फर्म का विघटन उस स्थिति में अनिवार्य हो जाता है जब एक साझेदार को छोड़कर समस्त
साझेदार दिवालिया हो जाए, ऐसी घटना घटित हो जाए कि फर्म के व्यवसाय को अवैध कर दें। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। एक्स, वाई और जेड हैं 1/2, 2/5, 1/10 के अनुपात में भागीदार हैं। एक्स रिटायर हो जाता है, बाकी साझेदारों की नई भागीदारी अनुपात क्या होगा? न्यू रेशो उनका बताना है। तो 1/2, 2/5, 1/10, 4/1 हो गया। एक्स रिटायर हो रहा है तो 4:1 हो जाएगा। एक्स निकल गया है, जो ओल्ड रेशो है उसी के हिसाब से। तो साझेदार एक्स ने माह की पहली तारीख को प्रतिमाह ₹3,000, वाई ने इसी प्रकार प्रतिमाह 5,000 का आहरण किया। 10% वार्षिक दर से नियमानुसार ब्याज होगा। 6.5 माह का ब्याज देना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? पहली तारीख को प्रतिमाह, माह की पहली तारीख को प्रतिमाह रुपये, वाई ने इसी प्रकार प्रतिमाह 5,000 का भुगतान पहली तारीख को दिया है। तो साझेदारी वर्ष के प्रत्येक माह की पहली तारीख तिथि पर आहरण किया जाता है, तो 6.5 माह का ब्याज देना होगा। और यदि अंतिम माह की तारीख पर दिया जाता है तो 5.5 माह का ब्याज देना होगा। तो 5,200 दिया जाएगा। तो 5,200 ऐसे दिया जाएगा। साझेदार एक्स द्वारा कुल आहरण 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 36,000। वाई का कुल आहरण 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 को 60,000। तो यहाँ पर 36,000 और 60,000 का 10%, ब्याज की कुल राशि 96,000, 9,600। तो 6.5 माह के हिसाब से 6.5/12, 5,200। इलाहाबाद के राम ने न्यायालय में दिवालिया घोषित होने के लिए वाद प्रस्तुत किया। उस समय 5 लिपिकों को 1 माह का वेतन 2,000 रुपये, 10 मजदूरों को 1 माह की मजदूरी 1,500, किराया वेकर 500, आय व्यय 1,200 रुपये, 1 माह का किराया 1,000 देय था। पूर्वाधिकार लेनदारों की राशि होगी। पूर्वाधिकार लेनदारों की राशि 6,200। ठीक है, तो कितने? 2,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 1,000 और 1,200, टोटल 6,200 देनी होगी। किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जाती है। केवल मृतक साझेदार के खाते में, सभी साझेदारों के खाते में। शेष साझेदारों के खाते में, उपरोक्त में से किसी में नहीं, सभी साझेदारों के खातों में दी जाती है। साझेदार की मृत्यु की दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की प्राप्ति राशि का एक संपूर्ण साझेदारों में उसके लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। एक शुरुआती फर्म के साझेदारों के लाभ विभाजन का अनुपात 2:3। पुस्तकों में ख्याति की राशि 10,000 दी हुई है। जेड फर्म में नया साझेदार बनता है, उसको लाभ का 1/5 भाग दिया जाता है। उसका ख्याति का हिस्सा 15,000 आंका जाता है। पुराने साझेदार की ख्याति की राशि में क्रेडिट किया जाएगा। ए बी का विभाजन अनुपात 2:3। पुस्तकों में ख्याति की राशि 10,000 रुपये। परिवर्तित साझेदार जेड का लाभ में हिस्सा 1/5। जेड के हिस्से की ख्याति 15,000। ठीक है, पुस्तकों में कुल ख्याति हो जाएगी 15,000 को मल्टीप्लाई करो 1/5 से 75,000। 5/1 लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 75,000 हो जाएगा। पुराने साझेदार की क्रेडिट की जाएगी ख्याति 75,000 से 10,000 लेस करके 65,000। किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट किया जाता है। केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, केवल शेष साझेदारों के खाते में, सभी साझेदारों के खाते में या किसी में नहीं। तो सी साझेदारों के खाते में। किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर साझेदारी की समाप्ति हो जाती है, इसलिए ख्याति की राशि को निश्चित अनुपात में सभी साझेदारों के क्रेडिट कर दिया जाता है। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि क्रेडिट की जानी चाहिए। मृतक सहित सभी साझेदारों के पूंजी खातों में,
लाभ हानि के अनुपात में, केवल मृतक साझेदार के पूंजी खाते में, जीवित साझेदारों के पूंजी खातों में, सभी साझेदारों के पूंजी खातों में। तो यहाँ पर मृतक सहित सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ हानि के अनुपात में दी जानी चाहिए। कारण बनाम मरे के नियमानुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी ऋण शोधन क्षमनीय साझेदारों द्वारा पूरी की जानी चाहिए। लाभ हानि विभाजन अनुपात में, फर्म के विघटन के पश्चात उत्पन्न पूंजी अनुपात में, फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, फर्म के विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी अनुपात में। साझेदार ABC लाभ को 2/5, 2/5, 1/5 के अनुपात में बांट लेते हैं। रिटायर हो जाता है C, इसके AB द्वारा समान मात्रा में खरीद लिए जाते हैं शेयर्स। तो नया हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पर ABC का विभाजन अनुपात ये है। रिटायर C का AB में बराबर बंटवारा होता है, बराबर C के रिटायर होने पर A का नया अनुपात 2/5 + 1/5 × 1/2, 2/5 + 1/10, हाफ। रिटायर के होने पर B का अनुपात 2/5, 1/5, 1/2। तो यहाँ पर 2/5, 1/10 ये भी, तो बराबर अनुपात हो जाएगा 1/2, 1/2। ये भी साझेदारों लाभ को हिस्सा बराबर बांट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A ने 30 जून 2002 को समाप्त छमाही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से ₹400 की निकासी की। निकासियों पर 5% पर ब्याजित दर से, ठीक है, ब्याज लिया गया। निकासियों पर ब्याज की राशि क्या होगी? तो यहाँ पर प्रति माह के अंत में नियमित आहरण ₹400 प्रति माह था। निकासी पर ब्याज की दर 5%। आहरण पर ब्याज हमें निकालना है। ब्याज की गणना 6 माह के लिए की जाती है। निम्नवत है, 400 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2400। 5/200, 5/12, ठीक है, 25/2400, 2400 इंटू 25/2400, 25 हो जाएगा। लाभ में से ABC के हिस्से का अनुपात 1/2, 3/10, 1/5 है। C की मृत्यु हो गई। अब A और B के बीच लाभों के हिस्से का अनुपात क्या होगा? 5/3। ABC 1/2, 3/10, 1/5। तो शेष साझेदार का नया लाभालाभ अनुपात 1/2 और 3/10, ठीक। तो इनको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। एक साझेदार फर्म में XYZ साझेदार है, क्रमशः 4-2-1 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। ये निश्चित किया गया कि किसी भी हालत में लाभ में Z का हिस्सा 7,500 से कम नहीं होगा। यदि वर्ष के दौरान लाभ की राशि 31,500 है तो इन साझेदारों में लाभ का वितरण किस प्रकार होगा? तो XYZ का 4:1 के रेशो में डिवीज़न है, लाभ अनुपात है। तो लाभ में साझेदार Z का न्यूनतम भाग 7,500 और वर्ष के दौरान कुल लाभ है 31,500, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 24 हो जाएगा। 31,500 से 7,500 लेस कर दिया जाएगा। तो XY में शेष लाभ का बंटवारा 4-2, तो जो 24,000 पर 4/6 और Y का 24,000 का 2/6, तो एक 16,000, एक 8,000 और 7,500 उसका है Z का, ऐसे आ जाएगा। राम और श्याम लाभ को 3-2 अनुपात में बांट रहे हैं। वे मोहन को साझेदारी के रूप में भर्ती करते हैं और नया लाभ विभाजन अनुपात 2:1 के अनुपात में मोहन 1,000 ख्याति के लिए देता है। तो श्याम पाएगा 400, 500, कुछ नहीं, 1,000। नए साझेदार द्वारा लाए गए ख्याति को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटा जाता है। उपर्युक्त प्रश्न में संपूर्ण त्याग राम द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ख्याति की संपूर्ण राशि राम को प्राप्त होगी। श्याम को ख्याति में कोई भी राशि प्राप्त नहीं होगी। त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। श्याम का त्याग अनुपात 0 है, तो इसलिए उसे कुछ नहीं हासिल होगा। किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है, समान अनुपात में, उसकी पूंजी अनुपात में, लाभ विभाजन के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार
साझेदार के मध्य साझेदारी सल्लेख के अभाव में किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर उत्पन्न होने वाली हानि को शेष साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन के अनुपात में वहन किया जाता है। किंतु यदि साझेदारों के मध्य इस संदर्भ में लिखित समझौता हुआ है तो इसका समाधान पूर्व में किए गए समझौते की शर्तों पर आधार पर होगा। तो सी ऑप्शन सही है, लाभ विभाजन के अनुपात में। ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से ही खुला है। नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो लेखांकन प्रभाव होगा। पुराना ख्याति खाता बंद होगा। नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। ए और बी दोनों सही हैं या कोई नहीं। तो सी, जब व्यापार की पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से ही खुला होता है, नए साझेदार की ख्याति राशि नकद लाता है तो ऐसी स्थिति में पुराना ख्याति खाता बंद कर दिया जाएगा और नया ख्याति खाता जो है ना वो त्याग के अनुपात में बांट दी जाती है। विकल्प सी सही है, ए और बी दोनों ठीक है। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा? सामान्य संचय कोष, लाभ हानि खाते का शेष, वसूली लाभ, रोकड़ खाते का शेष। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात निकालने के लिए सामान्य संचय कोष, लाभ हानि खाते का शेष, वसूली पर लाभ को पूंजी में जोड़ा जाता है, जबकि शेष रोकड़ के खाते शेष को पूंजी में नहीं जोड़ा जाता। तो रोकड़ खाते का शेष पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो पार्टनरशिप के ऊपर प्रैक्टिस के लिए थे। आप इन्हें कॉपी में एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए और वीडियो को देख लीजिए। आप पॉज करके आप वीडियो को देखेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा आपको। और मेरा बस इतना है कि मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और आप सबके लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कैश करिए, इस वीडियो को आप देख लीजिए, जो भी आपको करना है। क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस करिए, चैप्टर के नोट्स बना लीजिए या पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना टाइम लें। अगर आपके पास अच्छी तरह टाइम है तो आप नोट्स बनाएं प्रॉपर और उनको अच्छे से स्टडी करें। और देखिए, अब कंपटीशन लेवल पर आकर इंसान इतना मैच्योर हो जाता है कि उसे हर एक चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। वो काफ़ी चीज़ों को पढ़कर और एक बार देखकर ही दिमाग में आ जाती, क्योंकि हम पूरी लाइफ में इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर हमें इतना हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि हमें हर एक चीज़ को लिखकर ना याद करना पड़े, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें क्या होती हैं, वो नोट्स की फॉर्म में रखी जाती है और एक बार लिखने के बाद शायद हम उन्हें दोबारा से उठाकर देख भी नहीं पाते हैं। और इसलिए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियोस को अच्छी तरह से पढ़िए, कंटेंट को देखिए, समझिए और फिर जो भी हम टॉपिक्स लेकर आते हैं, मैं आती रहूँगी टॉपिक्स को लेकर और आप उन्हें सुनते रहिएगा। और जो भी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस डे। बाय।